कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ अहम घटित होता है वही उस दौर के साहित्य का विषय बनता है। बीसवीं सदी में जब देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रहा था, उस वक्त कई क्रांतिकारियों ने अपने कलम से भारतीय समाज पर हो रहे अत्याचार की दास्तान लिखी। ये दास्तान थे साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम अपने राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। उनके सत्याग्रह आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का वो अध्याय शुरू हुआ जिसके आखिरी पन्ने में दर्ज थी देश की आजादी। बिहार के मोतिहारी में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी। अंग्रेजों द्वारा नील किसानों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने साल 1917 में गांधी जी मोतिहारी आए। बीसवीं सदी तक उन्हीं के नाम से इस नगर की पहचान होती रही। मगर अब मोतिहारी का इतिहास एक और शख्सियत के नाम से भी गुलजार है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही ये धरती एक अंग्रेज साहित्यकार की जन्मभूमि भी है। सत्याग्रह आंदोलन के 14 साल पहले यहीं पैदा हुए थे जॉर्ज ऑरवेल। के बारे में आप बता रहे हैं, तो जॉर्ज ऑरवेल के बारे में कुछ बता पाएंगे? कौन थे जॉर्ज ऑरवेल? भैया 1984। मेरा पिक्चर ले रहा है सर। भैया जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान कहाँ पर है? नहीं, जॉर्ज ऑरवेल कौन थे, बता पाएंगे कुछ? बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। सुने हैं कि कोई होगी यार, इंग्लैंड के कोई महान लेखक थे। एनिमल फार्म और 1984 जैसे विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक का जन्म इसी जगह हुआ था। मगर यहां की वीरानियत साफ बताती है कि शहर के आम लोग जॉर्ज ऑरवेल को कितना जानते हैं। 25 जून 1903 को इसी घर में ऑरवेल का जन्म हुआ था। उनके पिता रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर यहां के अफीम विभाग में सब डेप्यूटी एजेंट थे। ऑरवेल का जो जन्म से नाम था वो एरिक आर्थर ब्लेयर था, और जैसा कि ये बात पूरे तौर पर अब इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि उनका जन्म मोतिहारी में हुआ, और अपनी माँ के साथ वो 6 महीने 7 महीने या साल भर के बारे में बात होती है कि वो यहाँ रहे और उसके बाद फिर वो ब्रिटेन चले गए। देखिए, यहाँ ओपियम का जो कारोबार होता था, तो उसी संदर्भ में जो उनके जो पिता थे वो यहाँ एक मजिस्ट्रेट की हैसियत से थे, और वहीं पर उनका रहना था, जो बाद में आगे चल करके वो गोपाल शाह हाई स्कूल का हॉस्टल के रूप में रहा।
मगर यहां की तस्वीर पहले ऐसी नहीं थी। (1983) तक तो मोतिहारी को खुद भी नहीं पता था कि वो एक महान साहित्यकार की जन्मभूमि भी है। उसी वर्ष लंदन से आए पत्रकार इयान जैक ने यहां लेखक के घर को ढूंढ निकाला। साल 1984 में उनकी रिपोर्ट देश विदेश के अखबारों में छपी और पहली बार दुनिया ने जाना जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान। इयान जैक जो आए थे ना, तो उस समय तो यह स्पष्ट नहीं था कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी हुआ है, क्योंकि उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया उनके पिताजी का, वो मुंगेर चले गए, मुंगेर से फिर वो इंग्लैंड चले गए थे लोग। तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि मुंगेर में हुआ जन्म की मोतिहारी में। फिर उन्होंने इसको रिसर्च किया था इयान जैक ने। तो रिसर्च के क्रम में उन्होंने जितने भी उस समय के बुक थे, फिर यहाँ ये समाहरणालय में लाइब्रेरी है, सभी का अध्ययन किया। और यहाँ के पुराने लोग थे उस समय, के तिवारी जर्नलिस्ट थे, विश्वनाथ बाबू थे जर्नलिस्ट, ये मिस्कॉट के ये आर.के. सिन्हा थे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, आर.के. वर्मा, उन लोगों से मिले और मिलने के बाद फिर स्टडी किए, लिटरेचर पढ़े। और जब क्लियर हुआ कि नहीं, उनके पिताजी उस समय मोतिहारी में पोस्टेड थे और उस समय मोतिहारी में 6 माह तक वे लोग उनके जन्म के बाद ऑरवेल रहे और उसके बाद फिर यहाँ से मुंगेर गए। क्लियर हो गया। वह शोध रपट थी उनकी, तो शोध रपट में उन्होंने ही क्लियर किया कि मोतिहारी में ही उनका जन्म हुआ था। उस लोकेलिटी में अनुसूचित बस्ती जाति के लोग ज़्यादा बसे हुए हैं उस लोकेलिटी में। और एक स्टोरी भी हम लोगों को मालूम हुआ था कि उनकी जो आया थी, जो जॉर्ज ऑरवेल का परवरिश की बचपन में, वो भी उसी जाति से आती थी। तो स्वाभाविक है कि वे उन लोगों के बीच जाकर के बात किए होंगे, तो उसमें उनको वो लोग क्या उच्चारण करेगा लोग। आज भी तो उच्चारण मोतिहारी को भी ठीक से बहुत लोग नहीं उच्चारण कर पाते हैं लोग। तो ले मैंने और वे लोग अशिक्षित लोगों के बीच में गए होंगे। लेकिन अब सवाल है कि जॉर्ज ऑरवेल, अब इसमें कोई बात नहीं है, जिस तरह का शब्द आया उस तरह उन्होंने लिख दिया। मगर गुजरते वक्त के साथ ऑरवेल जन्मस्थान की खबर भी अखबार के पन्नों में कहीं दब कर रह गई। कुछ साल पहले तक ऑरवेल की जन्मस्थली उनके एनिमल फार्म से कम नहीं थी। 2.5 एकड़ में फैले इस परिसर के बीच खड़ा यह ढांचा अंग्रेजों के जमाने में अफीम का गोदाम हुआ करता था। बाद में जब यहां से गोपाल साह स्कूल के छात्र और शिक्षक भी हट गए, तब इस जगह ने नशेड़ी और जुआरियों का खुले दिल से स्वागत किया। पास की बस्ती के लोग यहां सुअर का मांस पकाते थे। वो जो एक छोटी बिल्डिंग थी कंसिस्टिंग ऑफ 3 और 4 रूम्स, जिसमें हेडमास्टर रहते थे, वो अलग था। दैट वाज ईयर मार्क्ड फॉर द हेडमास्टर। और उसके ठीक बगल में एक लंबा बैरक जैसा था और उसी का पार्टीशन करके छोटा छोटा उसमें टीचर्स लोग रहते थे। बाद में जगदीश बाबू, ही वाज ऑफ कोर्स इशूलेस, तो ही डाइड फर्स्ट, सो हिज वाइफ डिड नॉट प्रेफर टू कंटिन्यू इन दैट हाउस। या कुछ और भी बात हुई। उसके पहले हरि बाबू रहते थे, वो रामगढ़वा के थे। तो धीरे धीरे इन लोगों ने अपना मकान बना लिया और स्कूल की ओर से मेंटेनेंस नहीं होता था, तो दैट became desolate. It was abandoned. जॉर्ज ऑरवेल को शताब्दी साहित्यकार का खिताब मिला और एक बार फिर मोतिहारी में विदेशी पत्रकारों का तांता लग गया। तब जाकर
यहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों को इस जगह की अहमियत का एहसास हुआ। 2003 में लेखक के 100वें जन्म दिवस पर स्थानीय रोटरी मोतिहारी लेक टाउन ने ऑरवेल जन्मस्थान के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। साहित्य के महान विभूति का जन्म हमारे शहर में हुआ, तो अपना भी ये कर्तव्य, ये ड्यूटी बनती है कि उस जगह को इतना इस कदर सुरक्षित रखा जाए ताकि भविष्य में लोग वहाँ आए और ऑरवेल को श्रद्धांजलि दे, वहाँ कुछ देखने का भी उन लोगों को हो। तो यही सब विचार रख के हम लोग ये काम शुरू किए इन द ईयर 2003, और हमने उनके जन्मदिन पर और उनके पुण्यतिथि पर रेगुलरली प्रोग्राम, कुछ कार्यक्रम, कुछ संगोष्ठी, सेमिनार्स करना शुरू किए। बाहर से ऑरवेल के जो अच्छे जानकार हैं ऑरवेल के राइटिंग्स के और ऑरवेल की कृतियों के, उन लोगों को हम लोग एज गेस्ट स्पीकर बुलाए और वहाँ से हम लोगों की एक्टिविटीज़ शुरू हुई। रोटरी के ही अथक प्रयासों ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। साल 2010 में बिहार सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग ने ऑरवेल जन्मस्थली को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। साथ ही इसे संग्रहालय में विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाने की भी बात कही। स्वयं राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लेखक के जन्मस्थान का दौरा किया। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में हम लोग कॉलेज से ही पढ़ते आ रहे थे, उनकी बुक्स भी पढ़ी थी हम लोगों ने, और उनका जो जन्म हुआ था मोतिहारी, उसके बारे में हम लोग वाकिफ़ थे। सो व्हेन आई बिकेम द कल्चर सेक्रेटरी, then Mr. Devpriya Mukherjee from Motihari, he came to me and he said that he was trying to install a statue to honor him, and that was the time when we were basically looking for some schemes for development of the heritage sites in Bihar. And तभी हम लोगों ने विचार किया कि जो बिहार में जॉर्ज ऑरवेल का जो जन्म स्थान है उसको बढ़िया से विकसित करें, और उसके लिए हम लोगों ने राशि भी सैंक्शन की। उसका पर्पस ये था कि जॉर्ज ऑरवेल का जो उनकी हिस्टोरिसिटी थी और उनका जो लिंक था इंग्लैंड का, तो हम लोग यही चाहते थे कि एक ऐसा हेरिटेज स्ट्रक्चर बनाए जो उनके अपने मूल निवास और जन्म स्थान को दोनों को इंटीग्रेट करे। बिकॉज जहाँ वो रहते थे उसके आसपास में ओपियम गोडाउन्स भी थे और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो हमारों का एक हेरिटेज था उसको डिपिक्ट करता था। जब हम लोग वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में गए थे, इनफैक्ट लंदन में होता है प्रत्येक वर्ष, तो बहुत सारे इंडियंस हैं जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बिहार में आना चाहते थे, बिकॉज उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कभी बिहार में आए थे। तो उस तरह के लोगों के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क होगा अगर हम जॉर्ज ऑरवेल का एक मेमोरियल वहाँ पे क्रिएट करें। उसके अलावा बिहार में चूँकि मोतिहारी हम लोगों का ऐसे भी अपना जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है और बाकी हिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है, तो उस तरह का अगर हम वहाँ पर फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर बनाते हैं, तो निश्चय ही केवल राष्ट्रीय और डोमेस्टिक टूरिस्ट ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी आएंगे। अंततः जॉर्ज ऑरवेल जन्मस्थली के विकास का काम शुरू हुआ। साल 2014 में भवन का नवीकरण किया गया। मगर यहां एक सवाल उठना लाजमी था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह भूमि पर एक अंग्रेज साहित्यकार के जन्मस्थान को संवारने की इतनी कोशिश क्यों? हालांकि ऑरवेल यहाँ बहुत थोड़े दिनों रहे, लेकिन शायद इस धरती के पानी और इस धरती के हवा का कुछ असर ज़रूर गया उनके शरीर में, उनके मन में, कि उनके विचार भी ठीक उसी तरह एंटी इम्पेरियलिस्टिक रहे जिस तरह महात्मा गांधी के विचार थे।
देखिए, गांधी जी और ऑरवेल दोनों बड़ी शख्सियत थे। एक आज़ादी की लड़ाई के महानायक थे, दूसरा मानवता की मुक्ति का नायक था। एक कलम लेकर लड़ाई लड़ रहा था साम्राज्यवादियों के खिलाफ जॉर्ज ऑरवेल, और उन्हीं साम्राज्यवादियों के खिलाफ तकली लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, चरखा लेकर लड़ाई लड़ रहे थे गांधी जी। तो दोनों का इंटेंशन एक था, दोनों का उद्देश्य एक था। ऑरवेल की लेखनी अधिनायकवाद पर प्रहार था, मगर उन्हें केवल एक साहित्यकार नहीं कहा जा सकता। महज 46 वर्ष के जीवन काल में ऑरवेल ने कई किरदार निभाए। 1922 से 1927 तक वे बर्मा में बतौर अंग्रेज पुलिस तैनात रहे। उन दिनों बर्मा भारत का ही अभिन्न भाग था। बाद में उन्होंने पत्रकारिता भी की। मगर साम्राज्यवादी विचारधारा की इन दोनों ही नौकरियों को ऑरवेल ने एक समय के बाद छोड़ दिया। Similarly, he says that never use an image which is traditional. Always use a fresh image. जो ऑरवेल के कॉलोनियलिज्म के बारे में जानना चाहते हैं विचार, तो उन्हें बर्मीज डे और शूटिंग एन एलिफेंट और अ हैंगिंग 2 एस्से पढ़ने चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि आई हैड ऑलरेडी मेड अप माई माइंड दैट इम्पेरियलिज्म वॉज एन ईविल थिंग। ये साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि इम्पेरियलिज्म एक ईविल है, एंड द सूनर आई चक्ड अप माई जॉब एंड गॉट आउट ऑफ इट द बेटर। जितना जल्दी मैं इससे फुर्सत पालूँ उतना अच्छा है। थेरेटिकली एंड सीक्रेटली ऑफ कोर्स आई वॉज ऑल फॉर द बर्मीज एंड ऑल अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स द ब्रिटिश। सैद्धांतिक रूप से मैं बर्मा के लोगों के साथ था, मेरा मन उनके साथ था और इंग्लैंड के खिलाफ था। ऑरवेल का हस्तक्षेप उस दौर में हुआ जब उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को और तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई, और पत्रकारिता का जो मूल मर्म है, जो मूल आवाज़ है, जो मूल स्वर है, वो वास्तव में जो तानाशाही है, तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना, और इस रूप में ऑरवेल उसके चैंपियन हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑरवेल मुख्यतः एक साहित्यकार है, और साहित्य के जो ऊंचे आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, और जो उसका कैनवस है, वो कैनवस लेकर के वो जर्नलिज्म में आते हैं। भारतीय चाय के शौकीन रहे जॉर्ज ऑरवेल को यहां के लोगों से काफी लगाव था। उनके कई हिंदुस्तानी मित्र भी थे। वैसे ही एक शख्स हैं पूना में रहने वाले जय दुबाशी। Orwell was more like an Indian, although he was born in India and he was very sympathetic to Indian freedom and all that. He had very nice feelings about Mahatma Gandhi, Nehru and all that. He used to write a column in a paper called Tribune. It was a weekly, and in that he used to write about India, about Indians, about other people and all that. And you could see that he, as a socialist, he wanted India to be free. I first met him in 1946. So 46, 47, 48, 49, and he died in actually January 1950. So I knew him only for 4 years. And of these 4 years, for 3 years, he was away from London and he was in Scotland. And we didn't know where he was. He was actually in Scotland writing his last novel, 1984. So we were not in touch for at least 3 years. But we were in touch, continuous touch in 1946.
but he returned to London in 1949, and I could see that he was a very sick man. He couldn't walk without a cane. He had become very, very thin. He couldn't talk properly. He was taken to hospital. The hospital was University College Hospital, and University College was actually my college. Anyway, he was there and he was diagnosed with I think tuberculosis, bone tuberculosis. We actually met him 2 days before he died. आज ऑरवेल का घर अपने नए रूप में तैयार खड़ा है, मगर इसे लेखक के संग्रहालय और पुस्तकालय में विकसित करने की योजनाएं अब भी अधर में हैं। भले ही आम लोगों के लिए ऑरवेल एक अजनबी हों, मगर एक सच ये भी है कि अब तक इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने कई हस्तियां आ चुकी हैं। इनमें से एक नाम महात्मा गांधी के पौत्र का भी है। 2005 में गोपाल कृष्ण गांधी ने इस जगह का दौरा किया। उन्होंने ऑरवेल जन्मस्थली के विकास की सराहना भी की। जो रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी है, तो जैसे एक बात उसने कही कि एज अ frontispiece to the book My Experiments with Truth, there is photograph of Gandhi's possessions at the time of his death. The whole outfit could be purchased for about £5, and Gandhi's sins, at least his fleshly sins, would make the same sort of appearance if placed all in one heap. अर्थात माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के कवर पेज पे गांधी जी के उन सामानों का चित्र है जो उनका बचा हुआ धन था उनके मरने के समय। उसकी कीमत £5 से ज़्यादा नहीं होगी, और अगर गांधी जी के पापों को भी जोड़ा जाए तो शायद ये £5 से ज़्यादा नहीं होगा। ये आप गौर करें कि वो क्या कह रहा है। फिर एक जगह पर उसने कहा कि regarded simply as a politician and compared with the other leading political figures of our time, how clean a smell he has managed to leave behind. यानी दूसरे राजनीतिज्ञों के तुलना में और जो हमारे समय के जो दूसरे बड़े राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनके मुकाबले में वो कितना उसने एक अच्छा, गांधी जी ने एक जो खुशबू छोड़ी वो कितनी अच्छी थी। उसी तरह से उनके बारे में ये कहना, इन्होंने ये कहा कि गांधी जी सबके साथ एक तरह से मिलते थे, चाहे वो गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस हो, कोई कॉटन मिलेनर हो, कोई हाफ स्टार्व्ड द्राविडियन कुली हो, कोई ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर्स हो, सबको उन्होंने इंसान की हैसियत से ट्रीट किया। तो विचारों का मतभेद हो सकता है, बट ऑरवेल हैड आल्सो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इन दिनों राज्य सरकार इसकी शताब्दी महोत्सव मना रही है। इस अवसर पर मोतीहारी नगर परिषद द्वारा सत्याग्रह शताब्दी पार्क का भी निर्माण किया गया है। ऑरवेल जन्मस्थली से सटा हुआ यही है वो उद्यान। पहले तो मुझे लगा इस पार्क को सुन करके कि शायद जॉर्ज ऑरवेल का बना है, लेकिन फिर सत्याग्रह पार्क नाम सुन के लगा कि महात्मा गांधी के नाम पे बना हुआ है। तो अच्छा लगा कि हाँ, गांधी जी को याद करने का ये भी अच्छा तरीका है। जैसे गांधी स्मारक हम लोग के शहर में है मोतिहारी में, तो एक और भी खुल गया जो सत्याग्रह पार्क करके, तो गांधी जी के लिए अच्छा लगा हम लोग को जान के। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान इससे ठीक सटा हुआ है। जी जी। तो उसको भी आप देखते होंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि उसको देख रहे हैं, उसके बगल में इसको देख रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा दयनीय स्थिति में है जॉर्ज ऑरवेल का, वो जो है स्थिति उनको भी थोड़ा सा उजागर करना चाहिए, क्योंकि अगर मोतिहारी का नाम सर्च करते हैं हम लोग तो जॉर्ज ऑरवेल का नाम आता है उसमें,
लेकिन फिर ऐसे आकर कोई देखता है, बाहर से आता है कोई लोग कि जॉर्ज ऑरवेल है कौन आखिर। इसलिए यहाँ के जिन के लोगों से पूछिए, कितना लोग जानते ही नहीं है जॉर्ज ऑरवेल है कौन। इसलिए ज़रूरत है वहाँ पर पार्क बनवाने की, ऐसी जो सत्याग्रह पार्क बना है इस तरह से चाहिए कि वहाँ पर भी कुछ बने और कि जिससे हाईलाइट हो जॉर्ज ऑरवेल, और मोतिहारी के शहर के लोग को भी पता चले कि हाँ यहाँ पर भी कोई आदमी थे जिनका जन्म हुआ था, जो कि बड़े अच्छे काम किए राइटिंग के फील्ड में। साहित्य के हिसाब से तो देखा जाए तो आजकल तो लोग को तो कंपटीशन में होड़ लगी हुई है कि भैया हिस्ट्री पढ़ो, कुछ करके ग्रेजुएशन करो और फिर कंपटीशन की तैयारी में चलो। लिटरेचर में कुछ रखा नहीं है। साइबेरियन पक्षी साइबेरिया से लंबी उड़ान भरते हुए भारत तक आते हैं, यहाँ कुछ दिनों तक बस जाते हैं, अपने पेट में साइबेरिया का दाना, विभिन्न किस्मों का बीज लेकर आते हैं और यहाँ की धरती पे बीट करते हैं और नई नई वनस्पतियों का यहाँ उदय होता है। इसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। इसी तरह साहित्यकार को किसी खांचे में कैद नहीं किया जा सकता कि यह भारत का है, यह चीन का है, यह जापान का है। वह मानवता के लिए लिखता है, मानवता की बेहतरी के लिए लिखता है और सार्वकालिक होता है सच्चा साहित्यकार। अब मैं यह कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, पूरे विश्व में सम्मानित हुए। अगर स्थानीयता की भावना काम करती होती तो यह सम्मान उन्हें न मिला होता। इसी वर्ष मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शुरू हो रहा है, मगर शहर में शायद ही कोई किताब की दुकान हो जहां बापू पर लिखी पुस्तक मिल जाए। ऐसे में ऑरवेल की रचनाओं को उनकी जन्मभूमि में तलाशना रेगिस्तान में कमल ढूंढने के समान है। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है आपके पास? महात्मा गांधी की जो जीवनी है, सत्य के प्रयोग, वो आपके पास नहीं है? ना, नहीं। और गांधी जी की लिखी हुई कोई पुस्तक या उन पर कोई किताब? ना, लगभग नहीं है कोई किताब। ऑरवेल की किताब या गांधी जी की किताब, कोई किताब साहित्यिक टाइप की किताब नहीं। ये कि सेल डाउन है, डिमांड नहीं है। गांधी जी पर आधारित कोई किताबें हैं आपके पास? गांधी संग्रहालय या फिर आप रेलवे किताब के दुकान में यहाँ पे गांधी जी पर कोई किताब नहीं है, मिल जाएगा। जरा ये बताते हैं, प्लेटफॉर्म पर जो बुक स्टोर है ना जी, वहाँ देखिए आप स्टेशन पर है। स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म पर जो बुक स्टोर है उसी पर देखिए, वहाँ देखिए। शहर में ऐसा नहीं, यहाँ कोर्स की किताब बिकती है ज़्यादा, सब किताबें। सच में साहित्य समाज का ही दर्पण है, मगर ये समाज साहित्यकार को किस आईने में देखे, ये अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल सच्चाई यही है कि ऑरवेल का घर अब तक अपने प्रशंसकों और साहित्य प्रेमियों की राह तक रहा है। Richard Blair, as his adopted son, very much approve of what is being done to preserve my father's birthplace.